हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था जो कि हाइपोथेसाइज करता था कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए में, और आरएनए की ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन्स में। सो आज हम डील करने वाले हैं इस सेकंड वाले पार्ट से, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पर ये वर्ड स्पेसिफाई क्यों हुआ है कि फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ह्यूमंस में, लेकिन जब रेप्लिकेशन होती है तब तो दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है। पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें दोनों स्ट्रैंड की जो है वो रेप्लिकेशन होती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनमें से एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाती है। और वो स्ट्रैंड कौन सी होती है ये भी अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में हमारे डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली लिखा गया कि प्रोसेस ऑफ कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न होता है। लेकिन यहां पर इस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी की एक हल्का सा चेंज होता है इसके अंदर कि डीएनए रेप्लिकेशन में तो एडेनिन जो था वो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता था और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है यूरासिल के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ ही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन चेंज क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बनाता है यूरासिल के साथ। अब क्वेश्चन जो यहां पे अराइज होना चाहिए था वो अभी हम आगे यहां पे डील करते हैं कि एक ही स्ट्रैंड क्यों डीएनए की आरएनए में बनती है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं जो है डीएनए की वो आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होती है। उसका रीजन ये है व्हाई वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। पहली बात तो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो फॉर्म होगा वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी को गवर्न करेगा और आपस में पेयरिंग वो कर लेगा। और ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वाली, डबल स्ट्रैंड आरएनए की कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की ट्रांसलेशन हो सकती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि डबल स्ट्रैंड अगर आरएनए बन गया तो उसकी ट्रांसलेशन प्रोटीन्स में नहीं हो सकती, और अगर ये वाला स्टेप नहीं हुआ आरएनए से प्रोटीन्स बनने का तो ये वाले स्टेप का क्या फायदा डीएनए से आरएनए बनने का। यानी अगर ट्रांसलेशन ही नहीं हुई तो ट्रांसक्रिप्शन भी फ्यूटाइल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है टू स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड। अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम मान भी लें कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो प्रोटीन्स को कोड कर देंगी तो उसका भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जब प्रोटीन्स फॉर्म करेंगी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ये जेनेटिक मशीनरी को कॉम्प्लिकेट कर देगा। सपोज आपके ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चाहिए, उस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए होगी। अब एक डीएनए 2 आरएनए बना रहा है और वो 2 आरएनए अलग अलग टाइप के 2 प्रोटीन बनाएंगे, तो कैसे डिसाइड हो कि पहला वाला प्रोटीन जो है वो उस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा या जो सेकंड प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो पर्टिकुलरली उस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। तो ये जो एक जेनेटिक मशीनरी है, अगर मान लीजिए एक स्ट्रैंड से एक ही प्रोटीन बन रही है तो वो एक ही प्रोटीन उस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगी। लेकिन अगर 2 स्ट्रैंड से 2 टाइप की प्रोटीन बन जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर जीन, तो उस जीन का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा वहां पर जो जेनेटिक मशीनरी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसीलिए इन रीजंस की वजह से 2 डीएनए के स्ट्रैंड से एक डीएनए के स्ट्रैंड का एक आरएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और उस एक आरएनए के स्ट्रैंड से
प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। जिस तरीके से जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाती है। फॉर द सेम थिंग्स जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिनका होना जरूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, डीएनए से आरएनए फॉर्म होने के लिए। वो तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, मतलब एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, उसके पास 3 तरीके के रीजन्स होते हैं। प्रमोटर रीजन, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन्स एंड थर्ड इज टर्मिनेटर रीजन। यहां पे अगर आप देखें, जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5' डायरेक्शन में, और ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में। पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है ट्रांसक्रिप्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन में जैसे कि इस्तेमाल होता है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए की टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होता है। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, एंड उसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये डिपेंडेंट टर्म का क्या मतलब होता है? एक्चुअली इस टर्म का मतलब है टेम्पलेट। एंजाइम किस टेम्पलेट पर काम कर रहा है उसके लिए डिपेंडेंट वर्ड यूज होता है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डीएनए की टेम्पलेट पर ही काम कर रहा है, इसीलिए उसका जो पूरा नाम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के टेम्पलेट पर ही काम कर रहा है, डीएनए के टेम्पलेट पर काम करके वो आरएनए बनाता है, इसीलिए उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब सोचिए अगर कोई आरएनए की टेम्पलेट से डीएनए बना रहा हो तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जा सकती है? आरएनए डिपेंडेंट टर्म यूज की जा सकती है कि वो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो आरएनए की टेम्पलेट को यूज करके डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए की टेम्पलेट को यूज करके डीएनए बनाता है। तो ये जो है आरएनए डिपेंडेंट हो गया जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। खैर यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो एंजाइम जो यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में दैट इज डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि वो डीएनए की टेम्पलेट यूज करके आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये भी जो पॉलीमराइजेशन है उसको कैटलाइज करता है 5' to 3' डायरेक्शन में ही। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही इस पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करता था। तो बात करते हैं कि इस जीन सीक्वेंस में जो कि 3' to 5' की जो डीएनए स्ट्रैंड है और 5' to 3' की जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें से एमआरएनए कौन सी स्ट्रैंड से बनेगा? तो एमआरएनए के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है दैट वर्क्स ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसीलिए जो टेम्पलेट इस्तेमाल होती है, मतलब जो डीएनए की स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है फॉर polymerization and forming the RNA that is 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसीलिए इसके जीन्स को स्ट्रक्चरल जीन्स भी कहा जाता है। और ये जो दूसरी स्ट्रैंड है 5' to 3' वाली, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोड नहीं कर रही है, उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जा रहा है। यह बड़ी अजीब सी बात है कि जिस डीएनए की स्ट्रैंड कोड नहीं कर रही है एमआरएनए को, उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और जितनी भी पोजीशंस हैं रिलेटेड टू प्रमोटर, टर्मिनेटर, दिस इज मेड विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड। यानी अगर मुझे प्रमोटर रीजन की लोकेशन बतानी हो तो मैं ये कहूंगा कि ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5' अपस्ट्रीम पर लोकेटेड है। अगर मुझे टर्मिनेटर रीजन की पोजीशन बतानी हो देन आई विल से कि टर्मिनेटर रीजन कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर है। तो जितनी भी पोजीशन है स्ट्रक्चरल, चाहे वो स्ट्रक्चरल जीन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोटर जीन से रिलेटेड हो, चाहे वो टर्मिनेटर रीजन से रिलेटेड हो, वो सारी कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में कही जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि डीएनए का मान लीजिए आपको एक स्ट्रैंड दे दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया,
उससे क्वेश्चन बनेगा कि एमआरएनए की स्ट्रैंड बता दो। मान लो आपको क्वेश्चन में डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया जो कि किसी भी एमआरएनए के लिए कोड नहीं करता, तो आप फिर अब इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप ये वाली लाइन याद रखें जो कि एनसीईआरटी ने कह रखी है कि कोडिंग स्ट्रैंड हैज सेम सीक्वेंसेस एज एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड के जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम है एमआरएनए की तरह ही, एक्सेप्ट थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। मतलब हिंदी में इसका क्या है कि अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस दे दिए और आपसे एमआरएनए की टेम्पलेट पूछ ली, तो वैसे तो जो लॉजिकल तरीका है वो है कि कोडिंग स्ट्रैंड से आप टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जाएं, कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस से आप टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस पता करें, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस से आप एमआरएनए के सीक्वेंसेस पता करें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। दिस इज द क्या कहते हैं ना लॉन्ग वाला मेथड और एकदम लॉजिकल मेथड। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक आ जाती है जो कि एनसीईआरटी की इस स्टेटमेंट से आप तुरंत ही निकाल सकते हैं कि जो आपको एमआरएनए के सीक्वेंसेस बताने हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के जो सीक्वेंसेस होंगे उनको एज इट इज रहने देना, बस जहां जहां पर थाइमीन है वहां वहां पर आप यूरासिल लगा दो। कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नीट 2019 ओडिशा में भी इस ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक पर सवाल आया हुआ है जिसको अभी हम डील करेंगे। तो ये रहा आपके सामने सवाल नीट 2019 ओडिशा का। सीक्वेंस आपको दे रखा है डीएनए का 3' to 5' डायरेक्शन में भी और 5' to 3' डायरेक्शन में भी, यानी आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस पता है विच इज इन 3' to 5' डायरेक्शन, और आपको कोडिंग स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस पता है जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में है। अब आपको बताना है एमआरएनए का सीक्वेंस। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो बेस पेयरिंग की होती है उस रूल को गवर्न करते हुए आप सीक्वेंस लिखते चले जाओ 5' to 3' डायरेक्शन में। वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर क्या होगा आपके 30-40 सेकंड लग जाएंगे, या हो सकता है कोई बहुत स्लो करता हो तो 1 मिनट भी लग जाए। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं 3' to 5' डायरेक्शन में, तो 5' to 3' डायरेक्शन में क्या सीक्वेंस बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए के सीक्वेंस का। एडेनिन के लिए आएगा यूरासिल, थाइमीन के लिए एडेनिन, गुआनिन के लिए साइटोसिन, साइटोसिन के लिए गुआनिन, एडेनिन के लिए यूरासिल, थाइमीन के लिए एडेनिन, गुआनिन के लिए साइटोसिन, साइटोसिन के लिए गुआनिन, एडेनिन के लिए यूरासिल, थाइमीन के लिए एडेनिन, गुआनिन के लिए साइटोसिन, साइटोसिन के लिए गुआनिन, एडेनिन के लिए यूरासिल, थाइमीन के लिए एडेनिन और गुआनिन के लिए साइटोसिन इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ये हो गया एमआरएनए का सीक्वेंस जो मैंने लिखा टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से। अब इसमें मुझे कितना टाइम लग गया, इसमें मुझे लग जाएंगे अगर आप एग्जाम में अटेंड करोगे 30 सेकंड बबल मार्क करने के साथ साथ ओएमआर में। लेकिन अगर आप ये छोटी सी ट्रिक जो हम बताई थी जो एनसीईआरटी ने कह रखी है कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है वो एमआरएनए के सीक्वेंस के जैसा ही है, एक्सेप्ट आप एमआरएनए में जो है वो जो कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन है उस थाइमीन को हटा के बस यूरासिल लगा दो। तो जो है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखो, थाइमीन की जगह यूरासिल हटा के लगा दो यू, बाकी सब सेम रखो ए सी जी टी, टी की जगह फिर जो दोबारा जो है यू आ गया, ठीक है। यहां पर फिर ए सी जी, फिर थाइमीन को हटा दो यूरासिल लगा दो, फिर ए सी जी, फिर थाइमीन को हटा दो यूरासिल लगा दो, ठीक है। फिर थाइमीन को हटा दो, यहां पर यूरासिल लगा दो, और ये रहा साइटोसिन ए और सी। यानी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल एमआरएनए के सीक्वेंस की तरह ही है, बस कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां तुमको थाइमीन दिख रहा है उस थाइमीन को हटा के यूरासिल लगा दो और तुम्हें एमआरएनए का सीक्वेंस मिल जाएगा। ये हो गई 10 सेकंड में आंसर पता करने की टेक्निक, निंजा टेक्निक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की, और हम अब डिटेल में देखते हैं कि एमआरएनए के बारे में क्या क्या हम और बातें कर सकते हैं कि एमआरएनए बनता कैसे है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए के फाइनल फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आरएनए जो बनेंगे डीएनए से वो 3 टाइप के बनेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो एमआरएनए है वो टेम्पलेट होती है। अब डीएनए से आरएनए तो आपने बना लिया, आरएनए से
प्रोटीन्स बनाने का भी तो फॉर्मेशन करेंगे। तो आरएनए से प्रोटीन्स जब बनाएंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए होगी, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में भी डीएनए की टेम्पलेट चाहिए थी, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करने के लिए भी टेम्पलेट की जरूरत थी। ऐसे ही आरएनए से प्रोटीन्स जब बनाएंगे तो उसके लिए भी एक टेम्पलेट की जरूरत होगी जिसपे जेनेटिक कोड रीड होगा। तो वो काम करता है एमआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। इसके बारे में और डिटेल जब वो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। ये भी जो है ये एमआरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना के प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, वो हम ट्रांसलेशन में बात करेंगे। जैसे कि छोटा सा मैंने डायग्राम यहां पर बनाया है कि एमआरएनए की टेम्पलेट बिछी हुई है। यहां पर टीआरएनए क्या कर रहा है, वो अमीनो एसिड को लेके आएगा इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर और जेनेटिक कोड को रीड करवा के अमीनो यहां पे प्रोटीन्स बनवाएगा और वो प्रोटीन्स जो है वो अटैच होते होते चले जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। एक टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन में कि वो कौन सा सीक्वेंस होता है जब जिससे पता चलता है कि अब जो है पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज करवा देना है। उसके बारे में हम ट्रांसलेशन में बात करेंगे। वो जब सीक्वेंस आता है तो ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाता है एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स से। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पूरी ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज तो करवाता है, लेकिन पूरी ट्रांसक्रिप्शन को कैरी आउट करने में इतना केपेबल नहीं होता। जो इनिशिएशन है और जो टर्मिनेशन है उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को चाहिए होते हैं। जो इनिशिएशन के लिए जो फैक्टर चाहिए दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर, ठीक है, और टर्मिनेशन जो फैक्टर है दैट इज रो फैक्टर। और आरएनए पॉलीमरेज जो बीच का प्रोसेस है वो तो खुद कैटलाइज कर लेता है। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर दैट इज सिग्मा इज रिक्वायर्ड एंड टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर रो इज रिक्वायर्ड। जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 से जो ट्रांसक्राइब है दैट इज राइबोसोमल आरएनए 28S। S इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसके बारे में आप जान ही चुके होंगे कि ये स्वीडबर्ग कोफिशिएंट होता है जो कि डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है, ठीक है। और 28S, 18S और 5.8S ये है राइबोसोमल आरएनए जो कि ट्रांसक्राइब होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 से। आरएनए पॉलीमरेज 2 से ट्रांसक्राइब होता है एचएनआरएनए जो कि प्रिकर्सर है एमआरएनए का। अभी एचएनआरएनए और एमआरएनए क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है वो डीएनए से एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए से फाइनली एमआरएनए बनता है, जिस एमआरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। थर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, 5S आरएनए को और एसएनआरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो 28S, 18S और 5.8S ला रहा है। यूकैरियोट्स में आप जानते हैं कि 80S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स जो कि स्प्लिट होता है 60S और 40S में। 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे 30, 30 माइनस 2 28। 40S होता है 40 डिवाइड बाय 2 40 डिवाइड बाय 2 20, 20 माइनस 2 18 और 5.8S आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 जैसे कि सपोज कीजिए यहां पर 2 लिखा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप एसएस को जोड़ देंगे तो ये एम भी बन जाएगा और जो एमआरएनए है उसका प्रिकर्सर क्या है एचएनआरएनए। जो एमआरएनए है उससे पहले क्या बनता है एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 2 बीच में जोड़ दिया एम और एम से पहले आता है एमआरएनए से पहले आता है एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 जितने भी अब बाकी के आरएनए बच गए वो आप इसमें डाल दीजिए, जैसे कि टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए, ये सारे आरएनए पॉलीमरेज 3 में आ जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 को याद करने की ट्रिक 80S राइबोसोम से आएगी। आरएनए पॉलीमरेज 2 को याद करने की ट्रिक मैंने बताई, 2 को जोड़ेंगे ऐसे एम बनता है एमआरएनए और एमआरएनए का से पहले क्या बनता है एचएनआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर जितने बचे हैं वो सब डाल दो, टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए। अब एचएनआरएनए के बारे में बात करते हैं। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो तुरंत ही एमआरएनए नहीं बन जाता,
एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दो तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं। जब भी कोई चीज के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें हो तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। तो इसीलिए इसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जबकि इंट्रॉन्स जो हैं वो सीक्वेंस है जो कि कोडिंग तो नहीं करते पॉलीपेप्टाइड की, लेकिन शायद इनका जो काम है वो स्पीसिएशन और एवोल्यूशन में है। जैसे कि एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है एमआरएनए की, उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एचएनआरएनए जो है वो 5' एंड और 3' एंड पर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। 5' एंड में होती है केपिंग। केपिंग में क्या होता है कि 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एडिशन की जाती है। अब आपको शायद पता होगा कि आपने बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ा हो कि मिथाइलेशन से जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो कम कर दी जाती है। अब देखिए एचएनआरएनए से एमआरएनए बन रहा है, हो सकता है कोई जीन सीक्वेंस लूज हो जाए इस चक्कर में, हो सकता है कोई केमिकल रिएक्टिविटी हो जाए, इस वजह से 5' एंड की मिथाइलेशन कर दी जाती है, मिथाइलेशन विद गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ताकि इस एंड से कोई भी रिएक्टिविटी ना हो, यहां पर सीक्वेंसेस कंजर्व्ड रहें। ठीक है। 3' एंड पर पॉलीएडेनाइलेशन कर दी जाती है, मतलब बहुत सारे एडेनिन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाता है 3' एंड पर, जिसे टेलिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एचएनआरएनए जो है वो स्प्लाइसिंग में जाता है। स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एचएनआरएनए, ताकि एमआरएनए की फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि इंट्रॉन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो ट्रांसलेशन करते नहीं है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन उनसे होती नहीं है। अब वो बीच बीच में अगर घुसे रहेंगे एचएनआरएनए के तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस वजह से जो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से उनको निकाल लिया जाता है और उसके बाद डीएनए लाइगेज से, जो सपोज कीजिए यहां पर ये है और यहां पर ये इंट्रॉन्स है, इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया और उसके बाद ये जो स्ट्रैंड है इसको डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से एचएनआरएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि मतलब इस पूरे मॉलिक्यूलर चैप्टर की मेरी सबसे फेवरेट लाइन है कि द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। इसका मतलब यह है कि इंट्रॉन्स की प्रेजेंस हमें पुरानी यादें याद दिलाती है। जैसे कि अग्निपथ में एक डायलॉग आपने सुना होगा कि कांचा चीना जो है वो ऋतिक रोशन से बोलता है कि तुझे देखकर किसी की याद आती है, और ऋतिक रोशन बोलता है किसकी? तो कांचा चीना बोलता है कि पता नहीं, बस याद आती है। तो वही इंट्रॉन्स की कहानी है कि जब साइंटिस्ट ने इंट्रॉन्स को देखा यूकैरियोट्स के जीन्स में और मॉलिक्यूलर लेवल पर आर्चीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को देखा, तब साइंटिस्ट को यह पता चला कि जो ह्यूमंस हैं उनका मॉलिक्यूलर लेवल पर क्लोज रिलेशन आर्चीबैक्टीरिया के साथ है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि आर्चीबैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट है और हम में भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरिया से नहीं हुआ, हमारा जो एवोल्यूशन है वो उससे भी पहले आर्चीबैक्टीरिया से हुआ, यानी हम आर्चीबैक्टीरिया के डिसेंडेंट्स हैं। तो इस लाइन का यह मतलब है कि जिस तरीके से आर्चीबैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट थे वैसे ही हम में भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमें यह याद आती है कि हम किसी जमाने में आर्चीबैक्टीरिया हुआ करते थे। इसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो समाप्त होती है। ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे इस वीडियो में डील करने की कोशिश की है। नीट के क्वेश्चंस भी या तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आए हैं या जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उस पे आए हैं। मिलते हैं आपके साथ ट्रांसलेशन की अगली कहानी में, तब तक पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।